बताओ भाई, क्या होमवर्क था? बस शीट निकालो पहले। हाँ, ओवन एक्सरसाइज में क्या था? 35 से 44। ओवन एक्सरसाइज 35 से 38। 35 38 तक। 39 से लेके 42 तक। कहाँ तक दिया था? 44 तक। 44 तक। और क्या दिया था? 55, 55, 57 और 58, 59, 66। और कहा क्या दिया था? 7 से O2 का 7 और 27। O2 का 7। फिजिक्स का सवाल है। वी वेक्टर बराबर आर क्रॉस ओमेगा। और 20, 27 कोई पार्ट। S1 में क्या दिया था? 14 से 20 निकालेंगे भाई। S1 एक्सरसाइज। यस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 14 से 16, 17, 18, 19, 20th। 20th तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है। और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। A1 A2 A3 की वैल्यू किसमें टर्म में तेरे की है? B1 B2 B3। हमें उल्टा करना है। हमें B1 B2 B3 की वैल्यू A1 A2 A3 के टर्म में निकालनी है। कोई भी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी मतलब कर लेगा, एक्सप्रेस ही करना है बस। वेक्टर का सिंबल हटा दो और उसको बोल दो ये तीन इक्वेशन है। मतलब मैं कल देख रहा था कि थर्ड क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर इवन और ऑड की डेफिनेशन होती है। और यहाँ पर हम लोग 11वीं के अंदर जब एफओएम पढ़ा रहे होते हैं तो एक 11वीं क्लास में आए हुए बच्चे से यहाँ पे पूछ लेते हैं ना, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो वो गधे की तरह ही बोल देता है कि एक ऐसा नंबर जो दो से डिवाइड होता है। क्या सही डेफिनेशन है? कोई भी नंबर जो दो से डिवाइड होता हो। हाँ, क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रॉपर डेफिनेशन? होल नंबर। ये देखो, देख लो ये। मैंने कहा ना ये हालत है। मतलब मैं अमेज था एनसीईआरटी में पढ़ के कि ऑड प्लस ऑड लिखा था वहां पे इवन। मतलब ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी नंबर की। इवन प्लस इवन इज इवन, थर्ड क्लास के अंदर। ऑड प्लस इवन इज ऑड, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, विद एग्जांपल समझा रखी थी थर्ड क्लास में। ऑब्वियसली दे हैव टेकन स्मॉल डिजिट्स टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, बट थर्ड क्लास में है ये प्रॉपर्टीज। और हम 11वीं क्लास के अंदर यहाँ बच्चे से पूछ लेते ना कोई भी है। तो ये मतलब साफ है कि मतलब होता तो है एनसीईआरटी के अंदर भी जो चीजें पढ़ने वाली होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 आधे से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते किसी भी बैच के अंदर, देख लो। मतलब एक, मतलब इतना कैसे कोई गधा बच्चा हो सकता है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 के टर्म में दे रखे हैं और आपसे बोला गया है कि आपको उसको किसके टर्म में लिखना है? बताओ, मतलब कितना सिंपल सा काम है जो करना है। आप पहले दो इक्वेशन से B3 को एलिमिनेट करके B1 और B2 में रिलेशन बना दो और आप उसको फिर सॉल्व करके फिर वैल्यू निकाल लो। बट मैंने कहा ना, वही करने वाली स्थिति होती है ना तो लोग कर लेते हैं। और क्या दिया था? 27 बताएंगे। 27 इसके अलावा रेस नंबर 20। डू योर सेल्फ 8 और 9। डू योर सेल्फ निकालते हैं 8 और 9। डू योर सेल्फ 8 के अंदर बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा। ये डू योर सेल्फ 9 शॉर्टर डिस्टेंस। हाँ, शॉर्टर डिस्टेंस हो गया था क्या बैच में? मैंने शायद एक क्लास में एक लाइन निकालने को कहा था शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इलस्ट्रेशन वाले में। अभी पूछूंगा। अभी तो मेरे को खैर पता है कि कुछ ही लोगों ने उसको पूरा आखिरी तक सॉल्व किया होगा। रेस नंबर 27 निकालेंगे। रेस नंबर 27। रेस नंबर 27 बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा। इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल होता है क्या? हाँ,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कैसे निकालते हैं? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। इसका लॉजिक क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो लास्ट डिजिट देखने के लिए होता है। लास्ट 2 डिजिट कैसे देखते हैं? इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछा है ना, तो इसमें साइक्लिसिटी काम नहीं आएगी। साइक्लिसिटी तो तब काम आती है जब अपने को यूनिट डिजिट देखना होता है। लास्ट 2 डिजिट के लिए प्रॉपर तरीका क्या होता है? बाइनोमियल तो होता है, लेकिन क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स को इस तरह से ब्रेक करके अपने को इजीली दिख जाती है। क्या लॉजिक होता है? उस नंबर को अपन समथिंग प्लस किसी समथिंग फॉर्मेट में ब्रेक करके x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लगाए और उन दोनों में से एक नंबर का यूनिट डिजिट 0 बन जाए, तो आपको आखिरी की 2 डिजिट देखने में या आखिरी की 3 डिजिट देखने में आसानी होती है। अगर हमने बाइनोमियल थ्योरम की शीट करी हो तो हमको बाइनोमियल थ्योरम की शीट में इस तरह के क्वेश्चन शीट में भी और इलस्ट्रेशन में भी जरूर टीचर ने ली होगी। और जैसे यहाँ पर 3 की पावर 83 लिखा हुआ है, तो 3 की कौन सी ऐसी पावर है जो अपन लोग समथिंग प्लस समथिंग लिखे तो उसमें यूनिट डिजिट 0 आ जाए? तो 3 की पावर 4 में 81 आता है। अब 81 को आप कैसे लिख दो? 1 प्लस 80। अब 80 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। अब 80 की पावर 2 लिखो, 80 की पावर 3 लिखोगे तो यूनिट डिजिट में 0 ही ऐड होता रहेगा। तो आपके लिए वो देखना क्या हो जाता है? इजी। समझ में आया लॉजिक? नहीं आया लॉजिक? और जरूरी नहीं आपको 1 प्लस 80 लिखना था, यहाँ तो 1 प्लस 80 में बन गया 81। कभी कभी आपको 2 प्लस समथिंग भी लिखना पड़ सकता है। जैसे 2 की पावर 5 32 होगा, तो 32 को आप क्या लिख दो? 2 प्लस 30 लिख दो। समझ में आ रही है बात? क्या तरीका होता है उसको सोचने का? तो इससे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब हायर पावर पे 80 की पावर 3 रेज कर दोगे तो 80 की पावर 3 क्या होगा? आखिरी में तो 3 जीरो आ गए ना 80 की पावर 3। तो आखिरी की तीनों पावर में जीरो तीरो जीरो आ गए, तो ऊपर जो भी नंबर जुड़ रहा होगा वो जीरो में ऐड होगा, तो वही रिजल्ट आ जाएगा ना। तो आपके लिए आखिरी 2 डिजिट 3 डिजिट देखना क्या हो गया? इजी हो गया। नहीं आई बात समझ में? ये लॉजिक होता है इसका। हमें लॉजिक याद रखने चाहिए सवालों को करने के। अभी कल जेई का रिजल्ट आया, इस बार ग्लिचेस वगैरह हुए, देखो कितने मार्क्स नीचे हो गए। मतलब 201 नंबर है, वन ऑफ माय स्टूडेंट 375 रैंक है। 201 नंबर को जरा डिवाइड करो 360 से, क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जरा देखो। 201 नंबर 360 में से परसेंटेज ऑफ मार्क्स जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, कैलकुलेट। 55.8% रैंक कितनी है? 375। और इससे अच्छा बताता हूँ थोड़ा और तुम्हारे करीब, जो लोग यहाँ पर अभी सोचते हैं ना कि इतने मार्क्स में तुम्हारा सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन ये इस साल है, अगले साल के लिए उसमें 5-6% और ऐड कर दो, क्योंकि ग्लिचेस हट जाएंगे। 5-6% नंबर बढ़े आते हैं बच्चों के मिनिमम। 120 को जरा 360 से डिवाइड करो, 33.3333%, 4230 के आसपास रहेंगे। 33.33% में ये डेटा बता रहा हूँ, जो जो मेरे को कल बच्चों के मैसेज आए, जो पुराने बच्चे जिनको पढ़ाया था उनके होंगे। तो मतलब 33.33% मार्क्स। और अगर तुमने उस दिन पेपर देखा था जाके घर पे, जब एडवांस आया था, मैंने मैथ्स के लिए कहा था, तुम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखा होगा। क्या मैथ्स के अंदर 60 और 60 120 नंबर का पेपर था? क्या तुमको नहीं लगता उस 120 में से तुम लोग 55-60 ला सकते थे आराम से? अभी वो दो सब चैप्टर तो हटा दो अपने, वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो हटा दो, कितने सारे क्वेश्चन हटा दो, फिर भी देखो तुम लोग का सवाल देख लो। सीक्वेंस एंड सीरीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटीग्रेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? है कि नहीं है? अगर हम इतने इतने क्वेश्चन जो जो हमसे बन रहे हैं वो करके उठा लें, 120 में से हम 55-50 नंबर तो ले ही आएंगे आराम से, आज की स्थिति में। आज की स्थिति में। और इसमें हम वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सवाल तो अपने एज इट इज, एक इलस्ट्रेशन और एक शीट वाला था, बिल्कुल एज इट इज। प्रोबेबिलिटी, वो भी आसान थे। अगर हम वो भी जोड़ दें तो बोला, हम लोग आज की स्थिति में अगर 50 नंबर उस पेपर में सोच रहे हैं, 50 ही मान लेते हैं, हम लोगों के पास अभी 3 चैप्टर के क्वेश्चन करे नहीं। फिर हम अगले साल देने वाले हैं, जब फिर इसके बीच में हमारा इतना सारा रिवीजन का टाइम मिलेगा, स्कोर के पेपर में इससे टफ पेपर करके हम और परिपक्व हो जाएंगे। बट लेकिन ये चीजें वही बच्चा समझता है जो कंसिस्टेंटली अपने मतलब वर्क के लिए डेडिकेटेड होता है, उसको पता है कि मुझे करना है तो मुझे करना है। और अपन वही कहना ना, कहते हैं ना कि करते रहते हैं ना, तो भले कभी नंबर कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी पेपर अच्छा होगा, कभी खराब होगा, लेकिन हम करते जाएंगे और अपनी कमियों पे वर्क करते आते हैं ना, तो आखिरी में रिजल्ट सच्ची में बहुत फ्रूटफुल आता है। सच्ची में। मतलब तुम्हें छोटी सी अभी मेरा टाइम जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पुरानी पहली बात है, वन ऑफ द स्टूडेंट की कहानी सुना रहा हूँ, जिसका नाम तुम लोगों ने कल देख लिया होगा। उसकी कहानी बता रहा हूँ। 3 साल पहले वो कोटा है, पेरेंट्स बच्चे को लेके, 2 बच्चे हैं,
बड़ा लड़का है, लड़की छूटी थी उस समय। बच्चा 9th पास करके 10th में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोटा में आया था पढ़ने के लिए। 10th में आया तो समहाउ कोई बच्चा पहले पढ़ के गया होगा मुझसे, तो वो मुझसे मिलने आए। दे वर कंफ्यूज्ड कि हम मतलब, आवाज आ रही है क्या?
अरे ठीक हुआ गया। हुआ? अभी भी नहीं हुआ है लगता है, शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ ठीक है, हो गया। चलो, टेक्निकल ग्लिचेस। हमेशा टेक्नोलॉजी जब भी यूज करते हैं ना, ये दिक्कत होती है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एसटीपी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? एसटीपी, बताओ भाई, क्या था एसटीपी के अंदर? बॉक्स प्रोडक्ट डिराइव कर लिया था हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं इसी में। ये फटाफट लिखो यार, टाइम चला गया आज तक तो। हाँ, तो हमने ये देख लिया था कि ए क्रॉस बी डॉट सी को एसटीपी कहते हैं और उसको बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं, और ये क्या डिनोट करता है? वॉल्यूम ऑफ कर्लो पाइप हुज थ्री को टर्मिनस एजेस आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। लिखो यार, नोट्स, नोट बना के लिखो। हाँ, तो हमने, अब वो फोटो जो लास्ट क्लास में बनाया था, मैं वापस बना रहा हूँ, तो मत बनाना। हमने परलो पाइप बनाया था लास्ट क्लास में। ये तो हमने कहा था ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर है। ये हम देख सकते हैं, एक ही जगह से निकलने वाले तीन वेक्टर है यहाँ पे। हाँ, है ना? तो हमें कभी भी अगर एक ही पॉइंट से निकलते हुए तीन वेक्टर पता है, तो हम इस पैरेलल पाइप का क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हम ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा, याद हो तो लास्ट क्लास का फोटो, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर था, ए क्रॉस बी था ना ये। तो हमने कहा था इनके बीच का एंगल मान लो कुछ थीटा है और इनके बीच का एंगल अल्फा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये सी वेक्टर यहाँ पर ही आके गिर जाए, कहाँ आके गिर जाए? ए और बी के प्लेन में ऐसे आके गिर जाए यहीं पर ही, तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल पाइप बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला वेक्टर इधर गिर गया। आपके तीनों वेक्टर क्या हो गए? सेम प्लेन में। हम ये कह सकते हैं कि जब तीन वेक्टर सेम प्लेन में होंगे तो उनका बॉक्स हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि पैरेलल पाइप बनेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम क्या जाएगा? जीरो। एंड वाइस वर्सा, अगर किन्हीं तीन वेक्टर्स का बॉक्स क्या है? जीरो, तो हम ये कह सकते हैं ये वेक्टर पक्का कोप्लेनर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगा, क्योंकि मैं कह दूंगा इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो यही है, एसटीपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे तो नोट लगा के। इफ इफ सी वेक्टर, if c vector lies, if c vector lies in the plane of a vector and b vector, if c vector lies in the plane of a vector and b vector, then 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 box abc is equal to 0, full stop. Hence for three vectors, hence for, थोड़ा तेज लिखेंगे ना, hence for three vectors a vector, b vector, c vector, hence for three vectors a vector, b vector, c vector, if if box abc, if box abc is equal to 0, if box abc is equal to 0, box abc is equal to 0 implies, implies, implies का सिंबल, a vector, b vector, c vector are coplanar और linearly dependent, और linearly dependent, और linearly dependent। अब यहां पर देखें, लीनियर डिपेंडेंसी टू वेक्टर में क्या होती थी? कोलिनियरिटी, और तीन वेक्टर के लिए क्या हो गई? कोप्लेनरिटी।
यानी फॉर 2 वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंसी इज कोलिनिटी की कंडीशन एंड फॉर 3 वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंसी इज कोप्लेनरिटी की कंडीशन। कोलिनिटी की कंडीशन होती थी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और कोप्लेनिटी की कंडीशन क्या? बॉक्स जीरो। कोप्लेनिटी कंडीशन क्या? बॉक्स जीरो। एन उल्टा भी लिख सकते हैं, एन कन्वर्सली, मतलब उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उनका बॉक्स जीरो होगा, और अगर 3 वेक्टर का बॉक्स जीरो है तो वो कोप्लेनर होंगे। कन्वर्सली एंड कन्वर्सली एंड कन्वर्सली। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास के नोट्स अगर पढ़कर आए तो हमने ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में जो लिखा था, ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमारा आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और एक साइन थीटा और एक कॉस अल्फा, यही आएगा। अब ये तो वेक्टर्स जो दे रखे होंगे उनके मैग्नीट्यूड है, तो इनमें तो हमारा कोई हाथ चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यही वैल्यू पे हम लोग कंट्रोल लगा सकते हैं इसके रेंज बताने के लिए। तो अगर हम बोले कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये 1 होने का मतलब ए और बी के बीच का एंगल 90, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये 1 होने का मतलब एंगल अल्फा जीरो, और एंगल अल्फा जीरो होने का मतलब ये अल्फा एंगल जीरो बना रहा है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। यानी ये किसके डायरेक्शन में हो गया? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में सी हो गया। इसका मतलब कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये बॉक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब अगर हम सिंपली बात करें, बैठे बैठे समझने की कोशिश करें, तो ये जो कमरा है, इस कमरे में देख सकते हैं जो तीनों दीवारें हैं, एक भी कोने पे जो मिल रही है दीवारें, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यानी पैरेलल पाइप की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब वो क्यूबॉइड बन जाएगा। जब वो क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी कि तीनों वेक्टर एक जगह से निकालने तैयार हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो ये चीज। अच्छा, और यहीं पर ही अगर मैं ये वेक्टर को यूनिट वेक्टर ले लूं तो तब तो खेल ही खत्म। फिर तो ये जो वैल्यू है ये सारी 1 1 1 फिक्स हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। कब आएगी? जब साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा 1 आएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा कब 1 आएगा? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। लिख सकते हैं चाहे तो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इफ ए कैप कॉमा बी कैप कॉमा सी कैप भी है, if a cap comma b cap comma c cap, if a cap comma b cap comma c cap, a cap comma b cap comma c cap are three unit vectors such that such that their box product such that their box product is unity, such that their box product is unity, unity मतलब तो ऐसा लिख लें इसके आगे आई डॉट ही लगा, दैट इज बॉक्स ऑफ ए कैप पी कैप सी कैप is 1, is 1 implies a cap comma b cap comma c cap, तीनों वेक्टर है ना, are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other and conversely, उल्टा भी कह सकते हैं, and conversely। कितने पॉइंट हो गए? तीसरा पॉइंट देखेंगे। और यहीं से मैंने पिछली क्लास में एक लाइन भी बोली थी, किस लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो इस आर्टिकल में किसका ज्यादा यूज आएगा? डिटर्मिनेंट्स का। हम लोग तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर बॉक्स प्रोडक्ट। तो मान लें कि हमें ए वेक्टर जो है वो दे रखा है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर इज B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप।
C3 K कैप। तो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होगा, ध्यान से देख लो सामने। बॉक्स प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। बॉक्स प्रोडक्ट जो हमने एबीसी वेक्टर लिखे हैं इनसे बनने वाली एक डिटरमिनेंट की तीनों रोज है, यानी कि यहाँ जाएगा पहला रो A1 A2 A3, यहाँ जाएगा B1 B2 B3, यहाँ जाएगा C1 C2 C3। तो एक तरीके से बॉक्स प्रोडक्ट मतलब कुछ और नहीं है, डिटरमिनेंट है। कैसे आया ये, तो बहुत सिंपल है। ये इसका मतलब होता क्या है, A क्रॉस B डॉट C, यही होता है ना इसका मतलब। तो ये हमारा A क्रॉस B क्या है, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 डॉट C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप। समझ रहे हो बात को, नहीं आया समझ में। और हम इन दोनों का डॉट लेंगे तो एक वैल्यू एक स्केलर ही आएगी। तो एक वैल्यू जो आएगी यहाँ पर हम वो देखेंगे, वो वैल्यू इस डिटरमिनेंट के क्या आएगी, बराबर। ध्यान से देखो, इसको तुम एक्सपेंड करोगे और इन दोनों का क्या लोगे, डॉट। ये डिटरमिनेंट दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, नहीं दिख रहा। तो तुमको दिखेगा कि ये दोनों वैल्यू क्या है, डिटो से। अब यहाँ पर इस जगह पे आने के बाद ये चीज अपने को पता चल गई, तो उसके बाद अपने को दो तीन चीजें ओरली ऑब्जर्व हो जाती है अगर अपने को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का ज्ञान हो। क्या चीज है, ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पर सोचो, मतलब ये बताने वाली बात है ही नहीं, ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैं यहाँ पर इसी चीज को अगर डिटरमिनेंट कोई बच्चे को आता हो और मैं यहाँ पर ये लिख दूं A और यहाँ लिख दूं 2A और यहाँ लिख दूं B, तो बच्चे को वो सीधे दिखेगा 0 है सर। क्यों, क्योंकि उसको दिख रहा है पहली रो और दूसरी रो में दोनों में A आ रहा है, ये स्केलर तो बाहर आ जाएगा। तो आपकी दो रो आइडेंटिकल हो गई, दो रो आइडेंटिकल होते डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ABC वेक्टर में कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टर्म में क्या हो गया, लिख दिया गया, तो बॉक्स 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, टेक्निकली बात करें तो जब हमने किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिखा तो वो दोनों तो कोलिनियर हो गए। तो कितने वेक्टर इफेक्टिवली बचे, डिस्टिंक्ट दो ही बचे, क्योंकि दो तो कोलिनियर हो चुके हैं और दुनिया के दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लिनर होते हैं, इसीलिए उनका बॉक्स 0 भी हो गया। पैरेलल पाइप बन ही नहीं पाएगा। नहीं आई बात समझ में। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुमको और थोड़ा सा खेलना यहाँ से सिखाता हूँ ओरली। जैसे यहाँ 2A होता, यहाँ 3B होता, यहाँ 4C होता, तो तुम्हें इसको देख के और इसको देख के में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुमको ये समझना चाहिए कि बाहर 24 आ चुका है और ये एक्चुअली में बॉक्स से BC लिखा हुआ है। सोचो, ये 2A का मतलब यहाँ हर जगह 2 2 2 2 आ रहा होगा, यहाँ 3B की जगह 3 3 3 3 आ रहा होगा, यहाँ 4C की जगह मतलब 4 4 4 4 आ रहा होगा। आपने पहली रो से 2 निकाला, दूसरी रो से नहीं समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं A प्लस B, फिर मैं लिखूं C और मैं लिखूं D, तो अपने को समझ में आना चाहिए पहली रो दो दो एलिमेंट का सम लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, ये दो डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक हो जाएगा। और इस दो डिटरमिनेंट को जब ब्रेक करेंगे तो यही रो ब्रेक हो रही होगी, तो यानी ये दोनों रो तो सेम रही, यानी C और D रहा होगा। और यहाँ पे अगर क्या लिख दिया A, तो यहाँ पे B आ गया होगा। अगेन किसकी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। नहीं आ रहा समझ। तो बेहद आसान है को रिलेट करना। अगर अपने को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आती हो तो उसकी जितनी भी मैं यही सारी प्रॉपर्टी लिखाने वाला हूँ, जब मैं लिखूंगा इनको तो एक बच्चे को एक दिन में ही, मतलब क्लास में ये सब याद हो जाएगी अपने आप। नहीं आया समझ में, ठीक है चलो लिखते हैं आगे, बढ़ो आगे। ये लिख लो पहले तो जनरल फॉर्मूला फटाफट। ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या, क्या ये बात समझ में आई क्या, ठीक। देखो ये चीज आ गई ना समझ में, और इसके बाद एक छोटी सी चीज और है, वो आ गई तो उसके बाद आगे वाले जो आर्टिकल्स है ना, अगर वो कोई बच्चा ना भी पढ़े ना क्लास में तो अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसमें भी अपन देखें तो क्या चल रहा है, डॉट और क्रॉस, तो कुछ है नहीं। मतलब एक बार डॉट क्रॉस एसटीपी बच्चे को समझ में आ जाता है, एसटीपी भी बोल रहा हूँ कि एसटीपी भी एप्लीकेशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस ही है। तो इसके बाद एक तरीके से चैप्टर में कुछ नया सीखने को रहता नहीं है। ऑल्दो हमको यही लगेगा कि हाँ यार ये तो कुछ नया आ गया नया आ गया, लेकिन एक्चुअली नया कुछ होता नहीं है। हमको इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हम उस तरह से उस चीज को समझे हुए नहीं रहते, हमने रट्टा मारा होता है।
हम अगर चीज को समझ के चलें तो अपने को कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है चैप्टर के आगे। बस कुछ चीजें अपन जरूर रिजल्ट वाइज बोलेंगे याद करने के लिए, क्योंकि नेचर ऑफ पेपर ऐसा है कि अपन हर चीज एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्चुअली ये देखो एक और रिजल्ट आया। ठीक है, 1100 करीब है। एक 1400 रैंक है। ठीक है, 1100 1400 रैंक भी बढ़िया होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा। मतलब अभी तो काफी सारे बच्चे हैं जो अब उनको याद आएगा कि हम अपने टीचर को भी रैंक बता दें। मतलब कई तो ऐसे होते हैं जो ये एकदम रिजल्ट आते ही सबसे पहले मैसेज कर देते हैं। तो कल कई बच्चों ने तो आते ही करा था। अब कई बच्चों को अब याद आएगा जब होश में आएंगे तो कि चलो हम भी बताते हैं रिजल्ट। और कुछ लोग कभी कभी इस हिचकिचाहट में नहीं बताते कि उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी कुछ बहुत अच्छी रैंक आएगी और उनकी उससे थोड़ी पीछे आ जाती है, तो उनको लगता है यार क्या बताएं, मजा तो आया नहीं। लेकिन बताना चाहिए। मतलब हर रैंक जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो हम लोग को लोग थॉरली डिजर्व करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब रैंक थोड़ी पीछे आई तो इसका मतलब हम खराब हो गए, है ना। ये तो एक एग्जाम था, उसके अंदर हो गया जो होना था। और कई बच्चे बेचारे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते या जिनकी बहुत पीछे रैंक आती है उनको भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। उनको बेचारों को ज्यादा कोई पूछता नहीं है ना। क्योंकि वही है ना, दुनिया जो है वो सब सक्सेसफुल लोगों की तरफ ही देख रही होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम है। कोई कोई बच्चा एग्जाम में कभी कभी सिलेक्ट हो जाता है, उस दिन कोई बच्चा नहीं हो पाता। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आगे जाके इस बच्चे को बीट नहीं कर सकता जो आईटी में चला गया। हो सकता है वो बच्चा आईटी में ना जाए, लेकिन वो आज से 6-7 साल बाद 8 साल बाद उस बच्चे को बीट कर ले, और हो सकता है वो उसको उसके अंदर नौकरी कर रहा हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये एक पार्ट एग्जाम है। एग्जाम का नेचर ही ऐसा होता है कि कोई मतलब ऊपर आता है, कोई नीचे आता है, कोई सिलेक्ट होता है, कोई सिलेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए मतलब अब देखो सारे, अब कितने सारे बच्चे, मतलब मेरे को कई बार लगता है कि जो बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते उनसे भी मतलब एक बार कैसे भी करके बात की जाए, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं। तो कैसे पता चले कि कितने बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ, चलो अपन यहाँ करके मार्क्स की लिस्ट निकलवा लेंगे। और उसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि एक बैच के अंदर आपके पास काफी बच्चे हैं। और ऐसे आपके पास हर साल मतलब 4 या 5 बैच होते ही होते हैं। तो इट्स नॉट दैट पॉसिबल, है ना, कि मतलब आप हर किसी को एकदम कांटेक्ट कर पाओ। कई बार लगता है कि करना चाहिए, कि आप उसको बोलो कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करो, आगे हो जाएगा, बढ़िया, है ना। और वो है। बट ये एक ऐसी चीज है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि एक कोई अकेला बच्चा गुजर रहा है। जो सिलेक्ट हुआ है उसके लिए खुशी का टाइम है, और जो बेचारा सिलेक्ट नहीं हो पाया कोई बच्चा किसी भी कारण से, उसके लिए एक वो थोड़ा दुखी वाला समय रहता है। बट यही चीजें अपने को, मोमेंट्स जो होते हैं वो अपने को लाइफ में स्ट्रांग भी बनाते हैं, है ना। इसी से हम लोग थोड़े से स्ट्रांग भी बनते हैं। देखो एक तो होता है वो बच्चा जो पढ़ा ही नहीं है, 2 साल आके ऐशवारी, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बच्चा पढ़ा होता है, जिसने एक्चुअली मेहनत की होती है, और फिर किसी कारण से उस दिन अच्छा नहीं है और पेपर खराब हो जाए, तो फिर ये भी होता है कि मतलब उसको दुखी होता है। तो ठीक है, मतलब मैं यही बोलना, हर किसी के साथ होता है ऐसा ना। किसी के साथ अभी हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में, किसी के साथ आगे होता है लाइफ के अंदर। तो वो फेज है लाइफ के, कभी अच्छा दिन भी आता है, कभी खराब दिन भी आता है। इसलिए अम, बस एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ उसको लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए, सीधी सी बात है। अपने अंदर से पता होना चाहिए कि हाँ हमने मेहनत करी थी, हमारा मेहनत में कोई कमी नहीं थी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, वहां तक सही है। अब हमें अंदर से पता है कि हमने मेहनत नहीं करी और हम दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, है ना, कि हमने तो करी नहीं मेहनत जैसे करनी चाहिए थी, और फिर हम ड्रामे कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो चीज अच्छी नहीं होती। वो चीज कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ रहती है। सिंपल सवाल है, हाँ ना। मेरे यहाँ से तुम लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा कि अपने को 2 वेक्टर्स तो गिवन है। तीसरा वेक्टर के वाला बोला कि एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब मैं इसको देखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, u क्रॉस v डॉट w। समझ में आ रही है बात। अब ये बात समझने वाली है कि जो अभी अपन ने यहाँ समझा था और ये जो क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है। बिकॉज ये वेक्टर आपका फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि आपका u और v गिवन है। आप इनके बीच के एंगल को थोड़ी ऐसा बोलोगे 90 ले लो। इनके बीच का एंगल तो डिफाइंड हो गया ना इनके हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले u क्रॉस v निकाल लें। अब हम ये जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड
1 है। हाँ, इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या ले लिया जाए, 0, ताकि डॉट प्रोडक्ट से जो cos थीटा आएगा वो 1 हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसको आई कैन राइट लाइक दिस, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, w का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों वेक्टर के बीच का cos अल्फा। अब अगर मेरे को ये वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो ऑब्वियसली मैं अपना जोर किस पे लगाऊंगा, cos पे ही लगा सकता हूँ, क्योंकि यही वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 1 हो जाए। ये तो 1 थी सही, और ये जो वैल्यू है ये अकॉर्डिंगली उस वेक्टर से निकल आएगी u क्रॉस v निकालने से। और दूसरी चीज याद दिलाऊं, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अगर u क्रॉस v का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, इट इज ऑलवेज बेटर टू थिंक अबाउट लैग्रेंजेस, क्योंकि आपको u क्रॉस v नहीं निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये मैग्नीट्यूड √14 आ जाता है। तो अगर ये √14 आ गया तो पूरे पे मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव आ गई है। अपना आंसर आ गया √14। दिस इज योर आंसर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, है ना, √14 आ गया। तो नीचे अपन इसकी के नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, बट प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी हेडिंग तो है, लेकिन एक तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का ही अपन खेल देख रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, पहला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, एसटीपी शॉर्टकट में, एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स when 2 of them are collinear, STP of 3 vectors when 2 of them are collinear oblique linearly dependent is 0। आई होप सबको समझ में आ गया 0 क्यों आएगा, अभी पीछे अपन ने थ्योरी में समझ लिया है। STP of 3 vectors when 2 of them are collinear linearly dependent is 0। दूसरा पॉइंट, if the cyclic order of the vector, if the cyclic order of the vector remains unchanged, if the cyclic order of the vector remains unchanged, then the value of STP does not change. Then the value of STP does not change. If the cyclic order of the vector remains same, then the value of STP does not change. अब ये क्या बात है, तो जो भी लोग अगर इसको ओरली देखेंगे समझ में आ जाएगा। बॉक्स एबीसी का मतलब क्या होगा, पहली रो में कौन चल रहा है, A1 A2 A3, दूसरी रो में, तीसरी रो में। अब मैं कह रहा हूँ साइक्लिक ऑर्डर को बदलो मत, ए के बाद कौन, बी के बाद, सी के बाद। तो अगर मैं यही ऑर्डर को ना बदल करके यहाँ पे लिख देता बी, तो बी के बाद, सी के बाद, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आए। अब क्यों आ रहा है सोचो, हाँ आपने 2 बार 2 रोज का इंटरचेंज किया, तो एक इंटरचेंज करते तो माइनस आता है, 2 इंटरचेंज करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आसान हो गया समझना। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था सी के बाद ए और ए के बाद बी, नहीं हुआ ना साइक्लिक ऑर्डर चेंज। लेकिन अगर कोई बोले सर मैं अगर ऑर्डर चेंज कर देता, यानी कि यहाँ पर मैं ए लिख दूं और यहाँ सी लिख दूं और यहाँ बी लिख दूं, तो तुमने एक्चुअली में एक इंटरचेंज किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसके बराबर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी इजी। ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या क्या हो रहा है, साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करने से बॉक्स की वैल्यू पे क्यों बदलाव नहीं है। डिटरमिनेंट से देखेंगे, डिटरमिनेंट आता है तो एक बार में समझ आ जाएगा, डिटरमिनेंट नहीं आता, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहे तो फिर दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, इसका मतलब समझो तुम लोग, देखो इसका मतलब क्या था, ए क्रॉस बी डॉट सी। समझना मेरी बात को, इसका मतलब ये है ना, ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ ना, ए क्रॉस बी डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस सी डॉट ए। सुनना सुनना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है क्या, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है क्या, यानी कैन आई राइट दिस इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, कैन आई राइट लाइक दिस। और ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये है, ये है, ये है, तो ये दोनों बराबर हुए ना।
तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉट यहाँ था, क्रॉस यहाँ था, ये देखो इंटरचेंज हो गए, ये आ गया। मतलब आप डॉट और क्रॉस को भी इंटरचेंज कर सकते हो, बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी, डॉट और क्रॉस देखो इंटरचेंज कर दो, ये बन जाएगा, ये दोनों बराबर है। अभी नहीं आया ना तीसरा पॉइंट, यही वाला पॉइंट है। समझ में आया क्या? ऑनलाइन वालों को समझाया गया यहाँ पे मैंने। द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, the position of dot and cross can be interchanged, the position of dot and cross can be interchanged provided the cyclic order of the vectors remains same, provided the cyclic order of the vector remains same. The position of dot and cross can be interchanged provided the cyclic order of the vector remains same. तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं कि अगर हम कभी a क्रॉस b डॉट सी लिख रहे हैं तो हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज करके ऐसा लिख दे a डॉट और b क्रॉस सी, तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सेम चीज है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी सी, ए बी सी। और वो वहां से दिख रहा है शायद, है ना, पिछली प्रॉपर्टी का ही पार्ट है वो, इजीली दिख रहा है। आगे बढ़े, चौथा, चौथा तो ये रहा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी समझाया। चौथे में क्या बोल रहे हैं कि बॉक्स के अंदर अगर क्या है ए प्लस बी फिर सी और डी, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू बॉक्स, यानी इस स्टेटमेंट को अपन ने दूसरी रो और तीसरी रो को होल्ड करते हुए पहली रो को क्या कर दिया, ब्रेक। याद है ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी याद है तुम लोगों को? तुम लोगों ने एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, एम प्लस एन, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे कुछ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री। हम लोग याद है इसको क्या करते थे? हम लोग कहते थे कि ये दोनों रो को तो सेम रखो और इन एलिमेंट्स को क्या कर दो, ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट बना दो। याद आ रहा है तुम लोगों को? दो डिटरमिनेंट बनाया करते थे। पिछले टर्न पे कहा था पढ़ लेना एक बार प्रॉपर्टीज, अब तुम पढ़ कर आए हो तो सही है, नहीं तो आज पढ़ लेना जाके, लिख लो। चौथा प्रॉपर्टी ये रहा, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता तो यहाँ माइनस आता, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता, बस सिंपल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन ओनली, समझ में आती बात? सब्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ एडिशन ओनली, बस जोड़ते वक्त क्या करते हैं उसका साइन माइनस ले लेते हैं, वैल्यू को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। इसलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए होल्ड करती है वो एज इट इज सब्ट्रैक्शन के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाती है। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ज्यादा कुछ काम का नहीं है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट है बस, कि अगर आपका बॉक्स प्रोडक्ट कभी निकाला आपने, तो बॉक्स का मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू होता है, तो अगर ये कभी पॉजिटिव आता है तो ये एबीसी जो बोलते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम को फॉलो करता है। और इसी जगह पे अगर बॉक्स एबीसी आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम कहते हैं एबीसी किस सिस्टम को फॉलो करता है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करता है। तो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव, ये ज्यादा कुछ काम का है नहीं, ना शायद काम आएगा, बट अपनी शीट में एक आध जगह यूज हो रहा है इसलिए लिख लो। इन्फॉर्मेटरी मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। पांचों पॉइंट, इफ, या ऐसे लिखिए, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम box ABC is greater than 0. For right-handed system, right-handed system, box ABC is positive, और ये लेफ्ट-हैंडेड सिस्टम के लिए box ABC is negative. Only informative point, nothing great है, सिर्फ पता होने वाला पॉइंट है और कुछ नहीं। तो अगर कोई बोले कि तीन वेक्टर क्या बना रहे हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, उसका बॉक्स ग्रेटर देन 0 लिखना है, और अगर वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना रहा है तो लेस देन 0 करना है। हो गया? अरे हो गया, कितने हो गए? 5 हो गए। छठा लो, छठे में दो रिजल्ट्स हैं। पहला, ए प्लस बी, यहां पर
बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये बॉक्स की वैल्यू 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी आता है। ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 टाइम्स बॉक्स। दिख गया होगा ट्रीटमेंट से तुम लोगों को, इजीली दिख रहा है। बट अभी इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझेंगे। और दूसरा रिजल्ट इसी के साथ में जो दूसरा मैं प्रूव करूंगा वो ये है कि a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपका हमेशा जीरो आएगा। ये आपका क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट्स काफी बार इस्तेमाल हो चुके हैं पास्ट में भी। सामने देखना, लिखना नहीं भी देखना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो। हाँ, ये जीरो मतलब एबीसी कोप्लेनर, यानी जब जब एबीसी कोप्लेनर होंगे तो उनके पेयर वाइज एडिशन वेक्टर भी कोप्लेनर हो जाएंगे। क्योंकि अगर बॉक्स एबीसी जीरो हुआ तो ये वैल्यू जीरो होने का मतलब है ये भी तो जीरो हो गया। इसका मतलब है अगर ए बी सी क्या है? कोप्लेनर, तो उसी समय पे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब अगर एबीसी वेक्टर ने पैरेलल पाइप बनाया तो फिर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी पैरेलल पाइप बनाएंगे, और उनका जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम होगा वो एबीसी वाले पैरेलल पाइप के वॉल्यूम का डबल होगा। लेकिन अगर एबीसी वेक्टर ने पैरेलल पाइप नहीं बनाया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी कोप्लेनर नहीं होने के कारण नहीं बना पाएंगे, यानी कि उनका वॉल्यूम जीरो हो गया। यानी ए बी सी अगर कोप्लेनर हुए तो उनका एडिशन पेयर वाइज ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी कोप्लेनर होगा। अब कई सारे बच्चों को तो कुछ हवा नहीं लग रही है, लेकिन कुछ को तो समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है ना। कुछ नया नहीं बोला जा रहा है, जो आज पढ़ाया गया वही बोला जा रहा है। दूसरा, जो बच्चे ध्यान से सोचते हैं, एक पैरेलल पाइप को इमेजिन करें यहाँ बनाओ, उस पैरेलल पाइप के ये वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी, तो ये जो ए प्लस बी है ना ये फेस डायगोनल है। इधर से बी प्लस सी ये वाला फेस डायगोनल, और ये सी प्लस ए ये वाला फेस डायगोनल। तो जिस पॉइंट से वो तीन वेक्टर एबीसी निकल रहे हैं उसी पॉइंट से निकलने वाले ये तीन फेस डायगोनल वाले वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो अगर हम वही बोले कि अगर एक पॉइंट से निकलने वाले तीन वेक्टर से बनने वाला पैरेलल पाइप का वॉल्यूम इज ऑलवेज half of the volume of the parallel which is formed by the phase diagonals taken as the coincident edges, co-initial edges। नहीं समझ में आया? अब इसको यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं तो सामने देखेंगे, बेहद आसान है। इसको वन में माने कैपिटल ए, इसको माने कैपिटल बी और इसको माने कैपिटल सी। तो ये क्या लिखा है? ए क्रॉस बी। ये लिखा है ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी का डॉट सी प्लस ए के साथ। नहीं समझ में आया होगा? व्हाट इज दिस क्रॉस? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस जीरो बी क्रॉस सी। गया? गया ना? कुछ लोग तो अभी खो गए कि चार आने चाहिए थे, तब तीन ही लिखे। कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी डॉट ए, बॉक्स ए बी सी, पहला टर्म बॉक्स ए बी सी। अबे ए क्रॉस बी डॉट ए जीरो, ए क्रॉस सी डॉट सी जीरो, ए क्रॉस सी डॉट ए जीरो, प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी जीरो, प्लस बी क्रॉस सी डॉट ए, बॉक्स बी सी ए। क्या साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ? हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। ये वाला प्रूफ से ये वाला प्रूफ दिख गया। यहां पर बीच में प्लस प्लस को क्या बना दो? माइनस माइनस, तो बस ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बचेगा, और बीच में ये साइन क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये इसको काट देगा तो ये जीरो आ जाएगा। घर पे चाहे तो करके देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आनी चाहिए एक बच्चे को, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए का बॉक्स तो हमेशा ही जीरो है। यानी दुनिया के तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर हो या ना हो, उनके डिफरेंस पेयर वाइज वाले वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर हो चुके हैं आज के बाद। यानी मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैंने, ए बी सी कोप्लेनर हो या
ना हो। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमेशा कोप्लेनर होंगे होंगे होंगे। लेकिन अगर एबीसी कोप्लेनर नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी कोप्लेनर नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। लेकिन एबीसी अगर कोप्लेनर हो या ना हो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमेशा कोप्लेनर होंगे होंगे होंगे। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैं, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता। विजुअलाइजेशन, एक पैरेलल पाइप बनता हुआ देखें सब लोग। हाँ, एक पैरेलल पाइप बनता हुआ देखें जहां से एक ये ए वेक्टर निकला, ये बी निकला, ये सी निकला। ये देखें फोटो जो मैं हमेशा बनाता हूँ पैरेलल पाइप का, दिख रहा है? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए को देखो, ये भी तुम्हारे डायगोनल वेक्टर बनेंगे उसके। और जब इन ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए को तुम ज्वाइन करोगे ना, तो तुम एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। और ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर होता है, तो उसका वॉल्यूम जीरो होगा, क्योंकि दैट इज अ प्लेनर फिगर। इसलिए ये वाला वैल्यू हमेशा जीरो है। ये हुआ ज्योमेट्रिकली, और मैथमेटिकली तो ऐसे प्रूव हो जाएगा जीरो। नहीं आया होगा, है ना? कोई बात नहीं, लिखेंगे। एक तो नोट इसके साथ लिखेंगे यहाँ पे, और एक नोट इसके साथ लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले अपन लोग ये वाली आइडेंटिटी लिखे और एक नोट लिखें, फिर इसका प्रूफ लिखें, फिर ये आइडेंटिटी लिखे और इसका नोट लिखें। पहले आइडेंटिटी लिखें और फिर मैं नोट जो बोल रहा हूं वो लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आइडेंटिटी लिख लिया तो लिखेंगे पहली आइडेंटिटी, यानी बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। इस जगह पे लिखेंगे दिस कैन बी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेटेड एज, this can be geometrically interpreted as the volume of parallelepiped is the volume of parallelepiped whose three coterminous edges are the phase diagonals of the parallelepiped, whose three coterminous edges are the phase diagonals of the parallelepiped, is twice the volume of the parallelepiped, is twice the volume of the parallelepiped, twice the volume of the parallelepiped, whose three coterminous edges, whose three coterminous edges are a vector, comma b vector, comma c vector. A vector, comma b vector, comma c vector. लिख लिया? This full stop. This is full stop. This is also conclusive that. This is also conclusive that. This is also conclusive that if a vector, comma b vector, comma c vector are coplanar vectors, if a vector, comma b vector, comma c vector are coplanar vectors, then a plus b, comma b plus c, comma c plus a are also coplanar. Are also coplanar. फुल स्टॉप। इसके बाद ये प्रूफ लिख लेंगे 3 लाइन का फटाफट, तो फिर सेकेंड आइडेंटिटी को लिखेंगे। ये सब रिजल्ट्स हैं, वी कैन यूज देम डायरेक्टली, है ना? इसको हमें एग्जाम में डायरेक्टली ही यूज करना होता है, ये ना कि ऐसे अपन डिराइव करके यूज करेंगे। बट अगर मान लो, देखो यहाँ पर, अब यहीं पर ही मैं तुमसे बोलूं कि ये वाली वैल्यू बताओ, a प्लस 2b लिख देता, यहाँ b माइनस 3c लिख देता, यहाँ पे c प्लस 4a लिख देता। तो ये प्रूफ क्यों दिया मैंने? क्योंकि ये तो मैं बोल देता याद कर लो ये होता है, बट इस प्रूफ को करने से क्या पता चला कि ये रिजल्ट तुम अपने आप निकाल लोगे। कैसे करोगे? अगेन दिस क्रॉस दिस लिखोगे और फिर इसके साथ डॉट लोगे, जैसे मैंने वहां किया। नहीं आया होगा समझ में? तो पर्पस ऑफ प्रूफ इज कि अपन सीखे, मतलब ये नहीं कि अपन रिजल्ट को देख करके प्रूफ पे ध्यान नहीं दे, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी। तो पहले इन दोनों का क्रॉस लिखें, फिर जो आएगा रिजल्ट उसका इसके साथ डॉट ले लेंगे, खत्म। और ये क्या काम करते हैं? ये क्या करेंगे? स्केलर।
तो जब मैं इसका इसके साथ क्रॉस ले रहा हूँ तो एक 2 को तो मैं बाहर निकाल सकते हैं ना, फिर मैं बी क्रॉस बी 0 लिख दूंगा। फिर मैं इसका इसके साथ क्रॉस लूंगा तो इधर से 3 बार और इधर से 2 बार, तो क्या बाहर आ गया -6, और ये बन जाएगा बी क्रॉस सी। नहीं समझ में आया होगा। तो ये कुछ नई चीजें नहीं है, सिंपल सी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही है जो अपन करते हुए आए हैं, बट अपने को जिस पैकेज में लिख दिया था तो अपने को लगता है कि कुछ नई चीज है वो। नेक्स्ट, सेकेंड वाली आइडेंटिटी लिख लेंगे इसके बाद, और उसके लिए फिर अब नोट लिखेंगे। पहले आइडेंटिटी लिख लें, रिजल्ट जो है अपना सेकेंड वाला। लिख लिया? तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर irrespective of the fact, irrespective of the fact whether a vector b vector c vector are coplanar or not, irrespective of the fact whether a vector comma b vector comma c vector are coplanar or not, or not। समझ में आ गई बात? मतलब ए बी सी कोप्लेनर हो या ना हो, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, होंगे, होंगे। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 6। सातवां, ये 7 तो मैं चाहूंगा कि कोई मुझे ओरली बता दे, क्योंकि कॉपी में पहले लिखा दिया गया था लेकिन अब इसकी शक्ल बदल दी गई है। कितने लोग इसको पहचान पाएंगे, ये देखने वाली बात है। एक ना एक बच्चा कम से कम जरूर पहचान लेगा कि सर ये वो रिजल्ट था जो हमने इस दिन लिखा था और आपने कहा था कि ये बहुत जगह अपने को आगे काम आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम लोगों ने ये एक लाइन लिखी थी नोट्स कॉपी में और मैंने कहा था बहुत जगह काम आता है इस पूरे चैप्टर में, कि दुनिया का कोई भी वेक्टर आर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डॉट आई टाइम्स आई कैप। बताया जाता है आर डॉट जे। उस दिन हो सकता है मैंने आर की जगह के लिखा हो, कुछ और लिखा हो, है ना, बट इफेक्टिवली लॉजिक ये था, है ना, ये कंपोनेंट बनता जा रहा है और ये उस डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना, है ना। तो ये देखो यहाँ पर यही तो है कि अगर हम आर वेक्टर को यहाँ पे क्या ले लें, ए क्रॉस बी, यही तो बन गया। सोचो जरा, आर वेक्टर की जगह लिखो ए क्रॉस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड मैच कर गया। अब यहाँ लिखो ए क्रॉस बी डॉट आई, वो बॉक्स बन गया ना, तो वही तो लिखा है वहां पे बॉक्स, और ये आई। आर क्रॉस जे, ए क्रॉस बी डॉट जे, बॉक्स। नहीं आया समझ में? अभी तो कई लोगों को याद ही नहीं कि लिखा हुआ है कभी। कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। याद आया किसी को ऑनलाइन वालों में? ये रिजल्ट याद अपन ने कॉपी में लिखा हुआ है पहले, और उसी का ये एप्लीकेशन है, तो रंग रूप बदल दिया गया है। वी हैव ऑलरेडी रिटन, यस, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में लिखा था, वेरी गुड, यस पता है। और ये आगे भी बोल रहा हूँ, बहुत जगह अपने को इस चैप्टर में क्वेश्चंस के अंदर दिखेगा और अपन पहचान नहीं पाएंगे, तो इसको ध्यान रखें अपन लोग। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके क्वेश्चन जनरली आप देखोगे एडवांस हो या मेंस हो बहुत आसान आते हैं। तुम लोग अभी जब शीट कर लोगे पूरी, तो तुम लोग 2020 19 18 17 22 सारे क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें लगे यार कितने इजी क्वेश्चन है। तुम्हें कुछ ज्यादा ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही हर चीज पता होनी चाहिए, तब पेपर आसान लगता है या क्वेश्चन करने में आसान लगता है। अगला पॉइंट बेहद बेहद इंपॉर्टेंट, इसके दो फॉर्मेट है, एल एम एन ए बी सी। जरा मुझे कोई एक लाइन में बता दे कि सर इसका मतलब तो ये होगा, इसका मतलब तो सर ये होगा, कोई मेरे को एक लाइन में अगर कुछ बता दे तो। हाँ हाँ,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी अपन को पता चला ये एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और ये भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, और हमने अभी मैट्रिक्स में भी डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन का यूज लिया है, रो बाय कॉलम, खत्म। अब अगर एक बच्चे को रो बाय कॉलम करना आता है तो जो मैं आगे रिजल्ट लिख रहा हूँ वो दिख जाएगा। ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, ये एल अभी दिखेगा थोड़ी देर में, अभी तुम लोग बस मेरे को लिख लेने दो पहले, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। एल डॉट ए, एल डॉट बी, एल डॉट सी, ये पहली रो कंप्लीट, यही काम अब अगले साथ, एम डॉट ए, एम डॉट बी, एम डॉट सी, एन डॉट ए, एन डॉट बी और एन डॉट सी। सर ये डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है तो समझ में आया, लेकिन ये आपने डायरेक्टली लिखा वो समझ में नहीं आया, तो ये एक लाइन लिखूंगा ना अभी समझ में आएगा, अभी आएगा समझ में बड़ा आसानी से। इसको कहना है राइट लाइक दिस, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 लिख सकता हूँ क्या सर? इसका मतलब यही था ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है कि आप डिटरमिनेंट के अंदर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर याद हो तो मैं इस वाली रो को बना रहा हूँ कॉलम, तो या इधर A1 A2 A3 आता, उसे मैं कॉलम बना रहा हूँ, ये लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कहां से बना? इससे बना, लेकिन ये कैसे बना? इंटरचेंज करके। क्या इंटरचेंज करके? रो और कॉलम का इंटरचेंज करके बना। अब जिनको मल्टीप्लाई करना था रो बाय कॉलम, ये देखेंगे दिस इंटू दिस, यही तो बनेगा, दिस इंटू दिस क्या बनेगा? L1 A1 L2 A2 L3 A3, व्हाट इज L डॉट A? यही तो होगा, दिस इंटू दिस L डॉट B, दिस इंटू दिस L डॉट C, हेंस द रिजल्ट। नहीं समझ में आया होगा। अगला रिजल्ट इसी का दूसरा भाई, दूसरा भाई मतलब अगर दोनों ही बॉक्स सेम हो जाए तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इससे ज्यादा ये काम आता है। और ये कैसे काम आता है ये अपन अब आगे आगे सीखेंगे। तो क्या बता सकते हैं क्या आंसर है यहाँ पे? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। समझ गए क्या? बेहद इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा ये काम आएगा। सिमेट्रिक तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, जब आप दोनों डेट में सेम मल्टीप्लाई करोगे। छापो फटाफट जल्दी से। किसका? किसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन? नो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, दो वॉल्यूम्स मल्टीप्लाई हो रही है, कोई जनरल इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। जहां होगा वहां बताया जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है मैथमेटिकल, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है उसका। आई होप ये समझ में आ गया होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे तो जिसको 8 वाला रिजल्ट समझ में आ गया, प्रूफ समझ में आ गया, उस बच्चे के लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक डिटरमिनेंट ही लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखे तो, और ये एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये भी एक तरीके से दो डिटरमिनेंट का क्या लिखा है, प्रोडक्ट। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ये होगा A1 A2 A3, ये होगा B1 B2 B3, ये होगा C1 C2 C3। कुछ समझ में आया क्या?
और ये जब मैं लिखूंगा तो ये होगा मेरे पास आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ होगा P1, P2, P3। यहाँ होगा Q1, Q2, Q3। हाँ या ना? होगा ये? अब वापस से इसमें मैंने क्या करा, वही इंटरचेंज वाला लॉजिक लगाया। इसको तो मैंने एज इट इज पूरा लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा आई जे के। P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3। यहां तक समझ में आया क्या? अब मैं यहाँ पर फिर क्या करूंगा, दो इंटरचेंज मारूंगा। ध्यान से देखना, दो इंटरचेंज क्या होंगे। इसको इधर लेके जाऊंगा, कितना इंटरचेंज हुआ? और फिर जो अब आएगा उसको इधर इंटरचेंज मारूंगा, कितने इंटरचेंज हुए? तो क्या कोई फर्क पड़ा क्या? अब ध्यान से देखो, ये इंटरचेंज होने की वजह से ये डिटरमिनेंट कैसा देखेगा। ये इंटरचेंज होने की वजह से तुम्हारे पास क्या आया होगा, इस जगह पे देखना। अपने को यहाँ पर, अपने को रुक जाओ, अपने को दिस इंटू दिस दिखा ना, पी डॉट ए। तो मुझे इसको इधर लाना है पी डॉट ए के लिए, है ना? तो मैं दिस इंटू दिस करना था, मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ। आई शुड इंटरचेंज दिस विद दिस, एंड देन आफ्टर ये जो यहाँ पर आएगा उसको इंटरचेंज मारूंगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा देखूंगा, देखो P1, P2, P3, देन यहाँ पर आएगा Q1, Q2, Q3। दिख रहा है ना लोगों? और यहाँ आ जाएगा आई जे के। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? पहला ये इंटरचेंज हुआ, फर्स्ट इंटरचेंज ये हुआ, और ये सेकंड इंटरचेंज हुआ। पहले इसको इंटरचेंज किया, अब जो आएगा उधर इन दोनों को इंटरचेंज किया। हाँ या ना? अब जिनको मल्टीप्लीकेशन आता है, यहाँ पे देखो क्या था, A1, A2, A3। जरा मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, ये तो बन गया। फिर तुम दिस इंटू दिस करो, ये तो बन गया। और तुम अगर दिस इंटू दिस करोगे तो ए वेक्टर आएगा। समझ में आया क्या? नथिंग न्यू। फिर मैं बोल रहा हूँ, है ना, अगर ये सब ना भी पढ़ाया जाए और तुमसे एक्सपेक्ट किया जाए कि तुम खुद लिख लोगे, तो अगर तुम नहीं लिख पाते हो ये, इसका मतलब साफ है कि तुम मतलब उस चीज को पढ़ते ही नहीं हो उस तरह से जैसे पढ़ना चाहिए। तुम सिर्फ रिजल्ट्स को इकट्ठा मारते हो, समझो। तो जैसे मैं इसको समझ रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये दो डिटरमिनेंट क्या हो रहे हैं, और दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना हमें 11th में सिखा दिया गया है, रो बाय कॉलम से। तो बेहद आसान है। तो अब मैं आगे फटाफट बढ़ूंगा, है ना? मैंने काफी सारे रिजल्ट्स प्रूव कर दिए। अब जो मैं आगे लिखने वाला हूँ मैं डायरेक्टली बोलूंगा। हम चाहे तो घर पे आके उनको, है ना, देख सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स को, क्योंकि रिजल्ट्स काफी सारे हैं और एक एक को अपन इस तरह से बता के बार बार डेटमेंट के फॉर्म में कि ऐसा लिखेंगे वैसा बनेगा, नॉट पॉसिबल। बढ़ू आगे? आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन है ना, क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो चीज बेहद आसान है, समझ में आ जाती है एक बार में। कुछ खास नई चीज नहीं है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले इस प्रॉपर्टी का अपन आगे बढ़े, एक छोटी सी चीज सीखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जब हो जाए तो ये क्वेश्चन साथ के साथ लिखने भैया ना, जिनका हो जाए। अभी क्या है, कितनी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी चल रही तुम लोग? दोनों दिन? ये देखो, मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, और मैं बता रहा हूँ कि तुमने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो तुम लोग डायरेक्टली विजुलाइज कर लोगे हाउ द रिजल्ट इज कमिंग। रिजल्ट छोड़ो, तुम तो रिजल्ट ना भी लिखता तो भी तुम उसका आंसर दे सकते हो। कई बच्चे क्लास के अंदर इसका आंसर पहले भी दे चुके हैं मुझे। आज की क्लास नहीं, इससे पहले वाली क्लास में भी इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन का। ये कॉन्सेप्ट है।
विजुलाइज करो पहले फोटो को, कैसा सिनेरियो है ये। लेट पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन द प्लेन दैट पासेस थ्रू क्यू आर एस, यानी पी पॉइंट उस प्लेन में नहीं जिस प्लेन में कौन है, क्यू आर एस। ये प्लेन बना दिया तुमने फट से। ये रहा आपका क्यू, मान लेते हैं ये हो गया आर और ये हो गया एस, ये एक प्लेन के अंदर है, ये प्लेन है। और ये पी पॉइंट आउटसाइड द प्लेन है, आउटसाइड मतलब ये हवा में है। जैसे बोर्ड में क्यू आर एस है और ये हवा में पी पॉइंट है। नहीं समझ में आया? साथ में उसने क्या रखा तुमको कि क्यू आर वेक्टर ये है, जो कि उसने क्या बोला है, ए वेक्टर। और ये क्यू एस वेक्टर है, जो क्या दिया उसने, बी। और क्यू से इसने पी को जो ज्वाइन किया, ये पॉइंट पी को, इसने इसको क्या बोला है, सी वेक्टर। समझ रहे हो बात को? ये अपना सी वेक्टर है। ही इज आस्किंग अस कि ये जो पॉइंट पी है उसकी इस प्लेन से डिस्टेंस बताओ। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब तक कुछ नहीं होगा तो हम डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही बोलेंगे। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट, they are asking you to find out the perpendicular distance of the P from this plane. They are asking us to find out this D distance. तो मैं यहाँ पर एक शीट दो जल्दी से फटाफट। बेल बज गई ना शायद, जल्दी दो फटाफट, पेन दो। जल्दी दो। ऑनलाइन वाले भी देखेंगे ध्यान से। ये अपना प्लेन है, इस प्लेन में ये ऐसे कौन वेक्टर है, क्यू आर और क्यू एस। दिख रहा है ये वेक्टर क्यू आर? ये पॉइंट कौन है, क्यू। ये देखें ये विजन, ये अपने पास ऐसे ये दो वेक्टर निकले हुए दिख रहे हैं, ये वेक्टर दो। ये कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों पेन मिल रहे हैं, क्यू। और एक आर है और एक एस है, दिख रहा है तुम लोगों को? और अब क्या करा अपन ने, अब अपन ने ये हवा में पॉइंट लिया और इसको क्यू से ज्वाइन कर दिया। ये कौन बन गया, क्यूपी वेक्टर। एंड नाउ यू आर आस्किंग अस दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ध्यान से देखो, फील करो, क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, नॉर्मल पे। और नॉर्मल प्लेन का कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्रॉस से। खत्म हो गया सवाल, कितना आसान हो गया। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली राइट कि आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है ये कुछ भी नहीं है, ये जो वेक्टर आपने कौन बनाया, सी। इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा किस पे, जो प्लेन का नॉर्मल है। और प्लेन का नॉर्मल कैसे निकलेगा, दो वेक्टर पता है तो उनका क्रॉस लेते हैं, उस प्लेन का क्या मिल जाता है, नॉर्मल। तो ये डी डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। एंड व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, दो वेक्टर जो प्लेन में है उनका क्या ले लो, क्रॉस, तो वो आपको प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे देते हैं। तो अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज एन कैप, तो ये रहा देखो एन कैप। तो ये बन गया तुम्हारा सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि यू आर राइटिंग द यूनिट वेक्टर। और अगर तुम थोड़े भी आज के लेक्चर से कुछ सीखे हो तो ये तुम्हें बॉक्स दिख गया होगा, और वही वहां लिखा हुआ है, बॉक्स ए बी सी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और होल मॉड क्यों लिया, वी आर डीलिंग विद डिस्टेंस, दिस वैल्यू इज नथिंग बट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कैन कम आउट नेगेटिव आल्सो। तो आपने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो डिटरमिनेंट अगर नेगेटिव भी आए तो मॉड लगने से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को ये बात समझ में आई क्या, क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को ये बात समझ में आई क्या, ये डी डिस्टेंस कैसे निकाला गया? हाँ, ज्योमेट्रिकली, हम ज्योमेट्रिकली नहीं निकाल रहे, हम तो प्रोजेक्शन से निकाल रहे। बढ़ो आगे, लॉजिक समझ में आ गया ये वाला। होमवर्क में अगले टर्न के लिए क्या है, तो होमवर्क में अगले टर्न के लिए हमारा स्पेशल रेस पीएनसी, पहले से डिसाइडेड था ये हमारा स्पेशल रेस पीएनसी। अब टाइम नहीं है, नहीं तो इसका रिजल्ट से एक बहुत अच्छा रिजल्ट अपन अभी के भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें होमवर्क में। हमने डियर सेल्फ आखिरी में कौन सा दिया था, 9th दिया था। 10th डियर सेल्फ लिखेंगे होमवर्क में हम लोग, डियर सेल्फ 10। तो एक स्पेशल रेस पीएनसी वाली हमारा होमवर्क हो गया, स्पेशल रेस पी एंड सी। डियर सेल्फ 9 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया,
और ये S1 एक्सरसाइज के अंदर वी कैन सॉल्व 23 से 25, 23 से 25 कर सकते हैं हम लोग। और S2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 4, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 कर सकते हैं। आई थिंक बस इतना ही हम लोग कर पाएंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक 13 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नहीं नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग 13 से लेके 16 कर सकते हैं आराम से। तो ये हमारा O2 का, बस इतना बहुत है, ये करेंगे बस बहुत है। रिवाइज भी करें पुराने चैप्टर्स को, क्योंकि अब हमारे चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं, वेक्टर चल रहा है। अब उसमें हमारा एओडी भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, सबके ही क्वेश्चंस होंगे टेस्ट पेपर में।